बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अभी स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज है। इसमें से हमने जो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने स्टडी कर लिए हैं। बाकी के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने स्टडी करना है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को। आज इस लेक्चर में जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा वो होगा 13.3, 13.4 एंड 13.5। जी बेटा, आज हमने स्टडी करने हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो होती है फोर्स। फोर्स का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले इज़ाक न्यूटन ने, ठीक है, जब इसने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन के ऊपर काम किया तब उसने फोर्स को भी डिफाइन किया। फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो तो किसी मूव करती हुई चीज़ को रोकती है या किसी चीज़ को मूव कराती है, या फिर टेंड्स टू स्टॉप, या किसी चीज़ को स्टॉप करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम ये काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कार जा रही है एक स्पीड पे, तो अगर हम उसको चाहते हैं कि वो और स्पीड से मूव करे तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेटर के ऊपर फोर्स देंगे। उससे क्या होगा, उससे मोशन जो है स्पीड हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी काम करना, ठीक है, जो किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराए या टेंड करे मूव करने का, या उसको रोके, ठीक है, इन सब के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। किसी भी चीज़ को, अगर एग्जांपल आप यहाँ पर फोटो में देखें तो वहाँ पर वो अपने हाथ से किसी कपड़े को ना दबा रहा है नीचे, तो वो जो प्रेस कर रहा है जब उस कपड़े को, तो वो प्रेस हो रहा है कपड़ा, तो इसके लिए हमें फोर्स रिक्वायर है। वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है। जो भी काम आपने एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल किसी वजह से आपने करना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, उससे वो बॉडी मूव करे, रुक जाए, तो इसे हम कहते हैं ये फोर्स है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। इट कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। कुछ चीज़ों की शेप भी बदली जा सकती है, साइज़ भी बदल जा सकता है, कुछ चीज़ों की डायरेक्शन जो है वो चेंज की जा सकती है। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे मिलेगी जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल को एक तरफ से हिट किया, आगे से किसी और ने हिट कर दिया दूसरी साइड को, ठीक है, अपोजिट साइड को, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना वो भी फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। आज हमने पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशंस बेटा इज़ाक न्यूटन, ठीक है, जिन्होंने ये दिए थे। पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस लॉ इज स्टेटेड एज अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई चीज़, अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई रेस्ट में है, अपनी रेस्ट पोजीशन में है, सुकून से एक ही जगह पर वो रुकी हुई है, ये खड़ी है, तो वो उसी जगह पर रहेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर उसने साथ दे दी, फुटबॉल है, जब ये एक जगह पे पड़ा हुआ है तो ये पड़ा रहेगा, ठीक है। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। लेकिन अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, क्योंकि उसको एक प्रॉपर जो है फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है उसके ऊपर। अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर फुटबॉल को मूव किया जा रहा है, जो आपके खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, फुटबॉल को किक करेंगे, तो फुटबॉल जो है मोशन में रहता है हर वक्त, ठीक है। एक बंदे ने किक किया, आगे से किसी दूसरे बंदे ने किक कर दिया, ठीक है, तो इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स ये है कि एक खिलाड़ी आगे खड़ा है, उसने बॉल के ऊपर ऐसे अपना पाँव जो है उसको रोक दिया, बॉल रुक जाएगी, ठीक है। तो वो जो बॉल रोकी है उसने, वो एक्सटर्नल फोर्स है। अब अगर एक बॉल पहले से रेस्ट पे है, आप उसको जब किक मारेंगे तो बॉल जो है वो मूव करना हो जाएगी शुरू। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वो जो बॉल है वो मूव करना शुरू हो गई है। दिस इम्प्लाइज दैट थिंग्स कैन नॉट स्टार्ट, स्टॉप और चेंज देयर डायरेक्शन बाय देयर ओन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में साथ उसने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी ऐसी चीज़
ऑब्जेक्ट वो अपने आप ना ही खुद हिल सकती है, ठीक है, ना ही खुद रुक सकती है और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है अपने आप के ऊपर, खुद वो ये काम नहीं कर सकती। उसको मूव करने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए, अगर वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल थिंग रिक्वायर होती है, जिसे हम कहते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है। द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब सारी फोर्सेस का सम जो हो जाता है उसे हम कहते हैं कि वो नेट फोर्स है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। अगर फोर्स का जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं स्टेट जो है ऑब्जेक्ट का वो कभी भी फिर चेंज नहीं होता। क्यों? अगर आप यहाँ गौर से देखें तो वो ये कह रहा है कि अगर फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर कोई भी चीज़ जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए आपने किसी भी चीज़ को मूव कराना है, उसको रेस्ट पे लेकर आना है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है। द की पॉइंट इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट if there is no net force acting on an object then a moving object will maintain its constant velocity। अगर कोई भी एक्सटर्नल नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं काम कर रही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी उसी हालत में रहेगी, अपनी वही वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी जो उसकी है वो उसको मेंटेन करेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ फोर्स। कैसे? वही बॉल की एग्जांपल यहाँ देखें आप गौर से। बॉल है, ठीक है, अगर तो ये यहाँ रुकी हुई है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो ये रुकी रहेगी, अपने आप ये मूव नहीं कर सकती यहाँ से। लेकिन अगर इसको मूव करना है तो हमें एक फोर्स देनी होगी। यहाँ देखें आप, एक बॉल, फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक मार रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है। इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से बॉल जो है मूव होना शुरू हो गया। अब ये बॉल मूव हो रही, ठीक है, लेकिन अब इसको एक और तरीके से रोका जाता है। अगर ये बॉल मूव करते करते जो गोल है आपका नेट के अंदर हम डालें तो उसके आगे हमने नेट लगाया होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नेट इसलिए है यहाँ पर ताकि बॉल को रोक सके, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एक और एक्ट होगी ताकि बॉल जो है वो रुक जाए, ठीक है। यही इसका पहला पॉइंट है ये, इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स, अगर कोई भी नेट नहीं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपना मेंटेन करेगी, जो अपनी पोजीशन है उसकी रेस्ट। लेकिन अगर उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो चेंज, क्योंकि फोर्स जो है हमने चेंज कर दी है। एक और उसने नीचे दी, बुक विच इज लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट। एक किताब है आप टेबल पे रख दी है तो वो वहीं पर रहेगी, खुद मूव नहीं कर सकेगी। एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई इसको मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा और खुद वो मूव नहीं कर सकती। अर्थ एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। हर की, ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं आपके, उनकी अपनी अपनी स्पीड है, वो उसके जरिए इर्द गिर्द जो है सन मूव कर रहे हैं उसी स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एन ऑब्जेक्ट विल ओनली एक्सेलरेट इफ देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। कोई भी चीज़ वो तब एक्सेलरेट करेगी जब उसके ऊपर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक्ट कराते हैं उसके ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स विल एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट। उस अनबैलेंस फोर्स की प्रेजेंस की वजह से, मौजूदगी की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करती है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन टू वेरिएबल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें पर एक्ट करती हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, एक नेट फोर्स होती है जो आप अप्लाई करते हैं, और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मास। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, तो उस वजह से एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, दोबारा उसको पीछे से देख लीजिएगा। इज इन द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई की जाएगी, वो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जितनी फोर्स ने
अप्लाई की है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ बॉडी के। यहाँ देखें, ये आपको एग्जांपल एक नज़र आ रही है न्यूटन सेकंड लॉ की। अगर अनबैलेंस फोर्स काज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट्स मास। पहली फोटो में वो बता रहा है कि दोनों तरफ से जो रस्सा खींच कर रहे हैं लोग, वो एक जैसी फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ से 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसे हम अनबैलेंस फोर्स नहीं कहते, ये बैलेंस फोर्स है। इस बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी जो है आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगी। अगर आप यहाँ गौर से देखें इस जगह पर, ये दोनों जो है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ 300 न्यूटन जो है फोर्स जो है अप्लाई हो रही है। ठीक है, इस 300 न्यूटन की वजह से अब ये बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो एक साइड पे 400 न्यूटन और दूसरी साइड पे 300 न्यूटन। जब ये फोर्स, अब यहाँ पर अगर आप देखें 400 न्यूटन, जब ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, तो क्या होगा फिर अनबैलेंस फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में। तो अब क्या होगा, जो रस्सा जो खींच रहे हैं तो वो इस साइड को मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड पे 400 न्यूटन है, ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही है। इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस की वजह से जब कोई चीज़ मूव करती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, आपकी वर्कशीट भी इन्हीं दोनों चीज़ों में से मैंने बनाई हुई, उसे सॉल्व करके वापस भेज दीजिएगा। थैंक